दयालु छोले भटूरे वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बलदेव नामक व्यक्ति रहता था। वह एक बड़े ही दयालु और उदार मनुष्य थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा अर्जुन और एक बेटी शक्ति। बलदेव एक बहुत गरीब व्यक्ति थे जो अपने परिवार और मित्रों को पालने के लिए रेलवे स्टेशन में कुली के रूप में काम करते थे। हर दिन वे बहुत सारी मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चों को रोजी रोटी की कुर्बानी न देनी पड़े। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी उम्र बढ़ने लगी और उन्हें रेलवे स्टेशन में भारी बोझ उठाने में कठिनाई होने लगी। एक दिन स्टेशन मास्टर ने उन्हें देख लिया और उनके कुली लाइसेंस को रद्द कर दिया। वह उनके काम का अंतिम दिन था, रेलवे स्टेशन पर कुली के रूप में काम करने का। उन्हें अपनी पत्नी को यह सब बता नहीं पाए क्योंकि उन्हें उससे भी अधिक दुखी और बेचैन देखने की चिंता थी। उस रात उनकी गरीब परिवार प्रेमी पत्नी ने रात के खाने के लिए स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए। बच्चे और पति ने उस मुंहपानी आने वाले छोले भटूरे को खाया क्योंकि उनकी पत्नी छोले भटूरा बहुत बेहतर कर सकती है। अगले दिन सुबह जब बलदेव अपने घर के पीछे बैठकर उदास थे और रो रहे थे, तभी उनकी पत्नी पास आकर उन्हें देखी। बलदेव की आंखों में आंसू थे और उन्होंने उन्हें उनके परेशानियों के बारे में बताया। उन्हें काम करने का कोई सौभाग्य नहीं मिल रहा था और वे नहीं जानते थे कि अब वे परिवार को कैसे पालेंगे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, चिंता मत करो, हम इस परिस्थिति से निकलेंगे। बलदेव ने बहुत कोशिश की, अलग अलग रास्ते ढूंढने की, लेकिन कोई सार्थक उपाय नहीं मिल रहा था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए और अपनी परेशानियों का सामना कैसे करें। एक दिन उन्हें गांव के बाजार में घूमते हुए एक चिंता में देखा गया। उसके मन में एक विचार आया, क्या वह भी बाजार में कुछ कर सकते हैं। वह तुरंत ही एक पुरानी और छोटी वाहन खरीद लिया जिससे वह छोले भटूरे बेचने का व्यापार शुरू कर सकते थे। उन्होंने बाजार में छोले भटूरे की दुकान खोल दी। उनकी मेहनत और दयालु और सस्ते तरीके से उन्हें अत्यंत प्रसिद्ध किया। कभी कभी उन्होंने अपने छोले भटूरे को गरीबों को मुफ्त में दिया जो पैसे नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने छोले भटूरे की कीमतें भी बहुत ही कम रखी जिससे लोग उनके पास आते और उनके उपायों को पसंद करते। बलदेव की अद्भुत मदद करने और स्वादिष्ट खाने के वजह से वे दयालु छोले भटूरे वाले के रूप में विख्यात हो गए। लेकिन उनके विपक्षी बाजार में एक चालाक व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी और उन्हें धीरे धीरे मारने का सोचा, जिसने विभिन्न गुंडों को भेजकर उनके व्यापार को समाप्त करवाने का योजना बनाई। जिस दिन उन्होंने व्यवसायिक दुश्मन के गुंडों को अपने पास आते देखा, वे खुद ही उन्हें मुफ्त में छोले भटूरे खिला दिए। उन्होंने दया की भावना से और अपनी मेहनत के फलस्वरूप उन्हें प्रायः अपनी दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे दयालु छोले भटूरे वाले ने गांव और आसपास के कई गांवों में ख्याति प्राप्त की। उनके छोले भटूरे की महक लोगों को खींचती थी और वे उन्हें स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने लगे। वे उनके समर्थन में एकजुट हो गए और अपने भोजन के लिए सिर्फ बलदेव के पास ही जाने लगे। चालाक व्यक्ति अपने समर्थनियों को बनाकर व्यापारी द्वारा बलदेव का सामर्थ्य खत्म करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें दयालुता से स्वीकार कर लिया और उन्हें भी छोले भटूरे खिला दिए। चालाक व्यक्ति की साजिश बेनकाब हो गई और उन्हें अपने दुकान को बंद करने के लिए बाजार से हटाना पड़ा। उसके बजाय बलदेव का व्यापार और भी तरक्की करने लगा। वह गांव के आसपास के कई गांवों में ख्याति प्राप्त कर बहुत प्रसिद्ध हो गए। आज भी दयालु छोले भटूरे वाले गांव और उसके आसपास के कई गांवों में अपने स्वादिष्ट छोले भटूरे और दयालुता के लिए प्रसिद्ध है। उनकी मेहनत, दयालुता और सस्ते भोजन के अपार प्रेम से उन्हें व्यापारी बनाने वाले बाजारी चालाकों ने अस्थायी रूप से अपना व्यवसाय खो दिया। उनकी कहानी सभी के मन में एक उदार और दयालु व्यक्ति बनने की चेतना को जगाती है। एक समय में एक गांव में वीरेंद्रा नामक एक बड़े आदमी रहते थे। वो बूढ़ा आदमी उसके बेटे रोहित, बहू सरला और पोता रोशन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रोहित उसी गांव में खुद के एक व्यापार करता था। उसमें चिकन रोल्स और एग रोल्स बनाकर उन्हें बेचता था और उसके द्वारा आए हुए पैसों से उसके परिवार का देखभाल करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह चिकन रोल्स बना के बेचने लगता है। चिकन रोल, गर्मा गर्म चिकन रोल, स्वादिष्ट चिकन रोल, आइए बाबू आइए, ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए आते जाते लोगों को वो पुकारता था। एक दिन उसके पिता उसके दुकान जाते हैं। बेटा रोहित, मुझे बहुत भूख लग रहा है। बहू ने अब तक घर में कुछ बनाया नहीं और मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको इतना भूख लग रहा है तो घर पे खाना चाहिए था।
अगर बहू ने कुछ बनाया नहीं तो रुक लेना था, लेकिन ऐसे दुकान आ जाना क्या है? आप क्या समझ रहे थे पापा? आप वहाँ खड़े होकर मेरा समय वृथा मत कीजिए, चलिए घर चले जाइए। उसके बेटे के ऐसे बात करने के कारण वो निराश होकर वहाँ से उसके घर चले जाता है। अपने बेटे और बहू को उनकी तरफ ऐसे बर्ताव करते हुए देख और बिल्कुल भी गौरव से पेश आते हुए ना देख वो बूढ़े आदमी बहुत बुरा मानते थे। इतना हो जाने के बाद भी वो घर छोड़कर इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनको बेटे पे बहुत प्यार था, इसीलिए वो सहते हुए वो गम में ही जी लेते थे। दूसरी तरफ रोहित को उसके बेटे रोशन से बहुत प्यार था। वो अपने बेटे को बहुत लाड करता था और जो भी उसको पसंद था वो हमेशा उसको देता था और उसका सारा खाली समय वो सिर्फ अपने बेटे से खेलते हुए बिताता था। एक दिन अचानक रोशन को बुखार आता है और जब रोहित को ये बात पता चलता है तो वो अपना दुकान व्यापार सब छोड़कर घर जाके सिर्फ उसके बेटे के ख्याल रखने में लगे रहता है। वो दुकान ना जाकर सिर्फ घर पे रह के उसके बेटे का देखभाल करते हुए उसी के बारे में सोचते हुए दुख में ही बैठे रहता है। उसे ऐसे दुखी देख उसके पिता रोहित के पास जाकर ऐसे कहते हैं, बेटा रोहित, फिक्र मत करो, रोशन को बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा बेटा। पापा, आपको क्या पता, बुखार है, कम हो जाएगा, यही कहना है आपको, जैसे आपको सब कुछ पता है। ऐसे वो गुस्से में उसके पिता से बात करता है। हाँ, मैं तो अपने बेटे को ऐसे दुखी नहीं देख पा रहा था, इसीलिए उसके पास जाकर मैंने ऐसे कहा, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कभी समझा ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से में बात करता है हमेशा मुझसे। एक समय में मैंने भी अपने बेटे का ऐसे ही ख्याल रखा था, लेकिन अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और उसके बेटे पे प्यार को अपने ही अंदर रख के वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन भी रोहित के बेटे का बुखार कम नहीं होता है और इसी कारण रोहित उसके बेटे को लेकर उसके घर के बाहर बैठ के उसको देख के दुखी होते रहता है। ऐसे जब बाप बेटे दोनों वहाँ पे बैठे थे, उनसे कुछ ही दूर में दीवार पे एक कौवा बैठा था। उसे देख वीरेंद्र ऐसे पूछता है, बेटा रोहित, वो दीवार पे क्या बैठा है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बताओगे? पापा, वो कौवा है। बेटा, शायद वो कौवा नहीं है, ठीक से देखो। आपको तो दिखाई नहीं देता है, जब मैं कह रहा हूँ कि वो कौवा है तो आप मान क्यों नहीं लेते हो? एक और बार मत पूछेगा, वो कौवा ही है। ऐसे उसके गुस्से में जवाब देने के बावजूद उसके पिता फिर से पूछते हैं कि वो क्या है। पापा, आपको कितने बार बताऊं मैं, वो कौवा है, कौवा है, कौवा है। आपने अगर एक और बार पूछा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे वो और गुस्से में जवाब देकर उठकर वहाँ से चले जाता है। उसके बेटे को वहाँ से उठ के चले जाते हुए देख वो और भी दुखी होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहित अपने बेटे को उठाकर खेलते हुए उसके घर के सामने रहता है और ठीक तभी उसके घर के दीवार पे एक कौवा आता है। पापा पापा, वो दीवार पे क्या है? बेटा, उसको कौवा बुलाते हैं। पापा पापा, वो क्या है, उसे क्या बुलाते हैं? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। पापा, वो क्या है? बेटा, उसे कौवा बुलाते हैं। तुम भी उसे बुला सकते हो, चलो बुलाओ कौवे को तुम्हारे पास। ऐसे वो अपने बेटे को कौवे के बारे में सिखाते रहता है, लेकिन उसके बेटे को कुछ भी समझ न आने के कारण वो लगातार एक ही प्रश्न पूछता है कि वो क्या है और उसे क्या बुलाते हैं, और ऐसे 20 बार करता है। इतने बार पूछने के बावजूद रोहित उसे बहुत सब्र से समझाता है। उसे जरा सा भी गुस्सा नहीं आता है। पापा, फिर से बोलिए ना। बेटा, वो एक कौवा है। एक दिन जब मेरे पापा ने यही बात पूछी थी तो मैंने उन पर गुस्सा किया था और उन्होंने सिर्फ 3 बार पूछा था, और इसीलिए क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब मेरे बेटे ने 20 बार भी पूछा तो मैंने उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं दिखाया और बहुत सब्र से उसको सब कुछ समझाया। मेरे पापा ने भी मेरा इतना ही ख्याल रखा था बचपन में, लेकिन बड़े हो जाने के बाद मैं उनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ऐसे सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है और ठीक तभी उसको घर के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। मेरी बीवी किससे बात कर रही है? ये सोचते हुए वो घर के अंदर जाता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ, फिर भी आप इसी घर में रहते हो, कभी बाहर जाते ही नहीं हो। शर्म नाम की कुछ चीज भी है आपको? उसकी बहू को ऐसे बात करते हुए चिल्लाते हुए देख वो कुछ नहीं कहते हैं और बस चुपचाप बैठे रहते हैं। सरला, मेरे पापा बूढ़े हैं, क्या बड़ों से ऐसे ही बात किया जाता है? उनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, ये मत भूलो। और तुम पापा से ऐसी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? हाँ, क्या आप ही बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कल जब हमारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो क्या वो भी हमसे ऐसे ही बात करेगा? सुन पाओगी उसकी ऐसी बातें? और वैसे वो अभी बच्चा है, उसके सामने अगर हम पापा से ऐसे ही बात करेंगे तो वो भला क्या सीखेगा, यही ना? इसीलिए आज से हमें ये सब बदलना होगा। तुम पापा से अच्छी तरीके से बात करोगी, उनको गौरव दोगी। आज से हम जैसा देखभाल हमारे बेटे के करते हैं वैसे ही पापा का भी करेंगे। ये वो उसकी बीवी को समझाता है। पापा, मुझे माफ कीजिए, जिंदगी में मेरे इस स्थान का कारण आप ही हो और मैंने आप ही को इतना दुख पहुंचाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। ये कहते हुए वो उसके पापा के चरणों पे गिर जाता है। बेटा, तुम्हें बदलाव आ गया है, बस यही काफी है इस जिंदगी के लिए। मेरे बारे में ऐसा सोचकर दुखी मत हो बेटा, तुम बदल गए हो, मैं खुश हूँ। जी पापा, आइंदा मैं आपको कभी ऐसे दुख नहीं पहुंचाऊंगा और आपसे कठोर तरीके में नहीं बात करूंगा।
आपका मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा, आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी। ऐसे ही तब से रोहित उसकी गलती का एहसास करके उसके पिता को उसके बेटे की तरह ही देखता है और रोहित के पिता भी इसी खुशी में जीते रहते हैं। और ऐसे रोहित को उसके गलती का एहसास होकर उसके दुकान में चिकन रोल्स एग रोल्स बनाते हुए घर को भी संभालता है और ऐसे सभी खुश रहते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर सी सास जिसका नाम मीरा देवी था, उसकी प्यारी बहू का नाम गौरी और मानसी के साथ एक गांव में रहती थी। मीरा देवी एक समझदार और दयालु महिला थी। गौरी एक संस्कारी बहू थी जो घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में माहिर थी और मानसी एक खुशरम मुस्कुराती हुई लड़की थी। गांव में एक रसोई का प्रतियोगिता आयोजित की गई। मीरा देवी ने गौरी और मानसी को प्रेरित किया कि वो रसोई में हिस्सा लें और अपनी कला को दिखाएं। दोनों बहुओं ने साथ मिलकर सोचा कि इस अवसर पर एक सुंदर और लाजवाब डिश बनाएंगे। गौरी ने डिसाइड किया कि वो पाव भाजी बनाएगी, अपनी सास की पसंद को याद रखते हुए। उसने सब्जियों को धूप में सुखा लिया, फिर उन्हें गेहूं के आटे में पीसकर बड़ी हड्डी से भुना। वो भुनी हुई सब्जियों को मिक्सर में पीसकर लाजवाब पाव भाजी का मसाला बना दिया। दूसरी तरफ मानसी ने अपने प्यारे पति को सरप्राइज डिनर के लिए मोतीचूर के लड्डू बनाने का सोचा। वो बेसन को घी में भूनकर चटनी में मिला दिया और लाड्यून को सही साइज और शेप में बनाया। प्रतियोगिता के दिन गौरी ने अपनी पाव भाजी को हल्का सा बटर से सजाया और मानसी ने अपने मोतीचूर लाड्यून को सिल्वर वॉक से सजाया। दोनों डिश बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर दिखती थी। जजेस ने पाव भाजी और मोतीचूर लाड्यून को स्वाद के साथ ही सुंदरता का पूरा ध्यान दिया और अंत में पाव भाजी और मोतीचूर लाड्यून को जीतने की घोषणा की गई। गौरी और मानसी दोनों खुश थे और मीरा देवी ने अपनी बेटियों का सराहा। इस तरह सास बहू के बीच एक गहरी और प्यारी दोस्ती का रिश्ता बन गया। उनकी रसोई में प्रेम, समझदारी और एकता का अमृत फैल गया। जमाना बदल गया और सास बहुओं के बीच का प्यार और समझदारी वक्त के साथ भी बरकरार रहा। एक दिन मीरा देवी को एक अचानक बीमारी का सामना करना पड़ा। वो कमजोर हो गई और अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता महसूस करने लगी। गौरी और मानसी ने तुरंत उनकी सेवा में जुट गई। गौरी ने रसोई संभाल ली और अपनी सास के पसंद के अनुसार डिशों को बनाने लगी। वो सब्जियों को प्यार से साफ किया, काटकर उसमें अपने स्वाद का मैजिक मिलाया। मानसी, जो पहले से ही अच्छी रसोइयाना थी, उसने भी अपनी कला का पूरा इस्तेमाल किया और मीरा देवी को अपने हाथों से बना हुआ मीठा खिलाया। मीरा देवी दीवार पे ध्यान से बने हुए एक फोटो फ्रेम में अपनी दोनों बेटियों को देखती के आनंदित हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो इतनी खुश थी कि उनकी बेटियों ने समय के मुश्किल वक्त में उन्हें संभाला और प्यार दिया। वक्त गुजरता गया और मीरा देवी की सेहत सुधार गई। वो फिर से अपनी रसोई में खुद का जलवा दिखाने लगी, पर इस बार मीरा देवी ने एक नई डिश बनाने का सोचा। वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाई और कहा, गौरी और मानसी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे लगता है कि हमें एक रसोई कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हमारी रसोई में प्रेम, समझदारी और मेहनत है। गौरी और मानसी खुश होकर तैयार हो गई। वो साथ मिलकर नई डिशों पर काम करने लगी। गौरी ने डिसाइड किया कि वो पनीर टिक्का मसाला बनाएगी और मानसी ने डेजर्ट के लिए राबड़ी और मलपुआ तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन मीरा देवी ने बड़ी उमंग से पवित्र प्रार्थना की और उनकी दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जजेस ने गौरी की पनीर टिक्का मसाला और मानसी के राबड़ी मलपुआ को स्वाद, सुंदरता और क्रिएटिविटी का दर्जा दिया। अंत में मीरा देवी, गौरी और मानसी ने प्रतियोगिता जीत ली। सब गांव वाले और परिवार के सदस्यों ने उन्हें बढ़ी और सम्मान दिया। इस तरह सास बहुओं के बीच का रिश्ता और रसोई का प्यार और समझदारी से और मजबूत हो गया। उनकी रसोई में प्यार, सम्मान और स्वाद का मिठास था।